नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में एसपीटी एक्ट का जो सभी धारा है, सभी अध्याय है, वो सारे करवाए जा रहे हैं और उसका एक वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है, अध्याय 1, जिसमें हम उसका इंट्रोडक्शन देखें। और अध्याय 1 में जो धारा 1 से 4 तक जितने भी सारी बातें थे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो उसका वीडियो अपलोड हो चुका है। और आज हम अध्याय 2 देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अध्याय 2 शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो अगर आपके मन में खौफ होगा सीएनटी एसपीटी का, तो खौफ को हटा दीजिए, क्योंकि ये आसान टॉपिक है। आसान, अगर आप एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन करेंगे और सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, आप सरल भाषा में अगर समझने का प्रयास करेंगे तो ये आसान है। और आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इधर उधर से पूछने का चीज़ नहीं है। आपको जो धारा में लिखा गया है, जो अध्याय में लिखा गया, वही पूछेगा। कोई फेरबदल करने का चीज़ नहीं है कि कहीं से करंट जुड़ गया या तो फिर कहीं से उल्टा पलटा सीधा घुमा के प्रश्न पूछ दिया, तो ऐसा नहीं होता है। ये बिल्कुल जो अध्याय में लिखे गए हैं, जो धाराओं में लिखे गए हैं, वही प्रश्न आते हैं। इसलिए एक सिक्योर मार्क्स है, आप अच्छे से इसको पढ़ लें। आप इसमें एक तरह से जो मार्क्स है वो बिल्कुल आश्वस्त हो जाएंगे और बिल्कुल यहाँ से मार्क्स आप ये प्रश्न बिल्कुल आप गलत नहीं करेंगे। तो चलिए अध्याय 2 को देखते हैं, जिसमें ग्राम प्रमुख और मूल रैयत के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले तो ध्यान में रखेंगे कि जो अध्याय 2 है उसमें ग्राम प्रमुख और मूल रैयत के बारे में बात की गई है। और जिस तरह से संविधान का भाग 2 जो 5 से 11 अनुच्छेद है, उसी तरह एसपीटी के अध्याय 2 में धारा 5 से 11 तक की बातें की गई है। धारा 5 से 11 जो है अध्याय 2 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें ग्राम प्रमुख के बारे में बताया गया है। तो उसी कड़ी में जो धारा 5 है उसमें बताया गया है कि ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बारे में धारा 5 में बताया गया है। तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बारे में प्रश्न पूछे तो धारा 5 हो जाएगा। और उसमें 2 बातें कही गई है। पहला कि अधिरैयत अथवा भूस्वामी इसके लिए आवेदन करे। ग्राम प्रधान की नियुक्ति कैसे होगी? तो अधिरैयत अथवा जो भूस्वामी है वो आवेदन करे ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए। किसे आवेदन करेगा? उपायुक्त को आवेदन करेगा। और उस गांव के कम से कम 2/3 जो रैयत है उसकी सहमति आवश्यक है। ये 2/3 आप ध्यान रखेंगे, कम से कम उस गांव के 2/3 रैयतों की सहमति होगी। और रैयत अथवा भूस्वामी ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उपायुक्त के पास आवेदन करें तो ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। तो धारा 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट धारा है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं धारा 6। धारा 6 जमींदार ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन देगा। ये भी महत्वपूर्ण है। अगर ग्राम प्रधान का मृत्यु हो जाता है तो जमींदार के द्वारा उसका प्रतिवेदन दिया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है कि यदि गैर खास ग्राम मतलब जहाँ ग्राम प्रधान हो, और खास ग्राम जहाँ ग्राम प्रधान भी ना हो और रैयत भी ना हो। तो गैर खास ग्राम अर्थात जहाँ ग्राम प्रधान हो, तो गैर खास ग्राम में ग्राम प्रधान की मृत्यु के बाद मृत्यु हो जाए तो भूस्वामी 3 माह के अंदर, कितना, 3 माह के अंदर ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उपायुक्त के समक्ष आवेदन दे सकता है। अधिक किसी कारण से ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो भूस्वामी के द्वारा 3 माह के अंदर ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उपायुक्त के समक्ष आवेदन दिया जाएगा। ये धारा 6 में कही गई है ये बात। धारा 7 में क्या है कि ग्राम प्रधान द्वारा कबूलियत का लिखा जाना और जमानत दिया जाना। तो ये जो कबूलियत लिखने का जो अधिकार है और जमानत जो दिया जाएगा वो ग्राम प्रधान के द्वारा दिया जाएगा। ये धारा 7 में कहा गया है। उसके बाद है धारा 8। धारा 8 में क्या है? जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी व खेवट खतियान की प्रतियों का दिया जाना। धारा 8 ये कहता है कि अगर किसी ग्राम में नए ग्राम प्रधान की नियुक्ति होती है तो जमींदार का कर्तव्य होगा कि नए जो ग्राम प्रधान है उसको सारे गांव से संबंधित जितना भी खेवत खतियान, जितना भी रिकॉर्ड्स है, वो सारा कॉपी नए ग्राम प्रधान को सौंपेगा। वो कौन सौंपेगा? जमींदार द्वारा सौंपा जाएगा। जो नया ग्राम प्रधान नियुक्त होगा उसको सारा गांव का खेवत खतियान है वो सारा नए ग्राम प्रधान को सौंपेगा। कौन? जमींदार। और ये नियुक्ति तिथि से 3 महीने के भीतर ये चीज़ सौंपा जाएगा। ये धारा 8 में कही गई बातें हैं। उसके बाद धारा 9। धारा 9 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और धारा 9 इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है कि ग्राम प्रधान का जो पद है वो हस्तांतरणीय नहीं है। मतलब ये अहस्तांतरणीय पद है, मतलब किसी को ग्राम प्रधान का पद हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ये 9 में नो ट्रांसफरेबल ऑफ ग्राम प्रधान, तो ग्राम प्रधान का ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। ये नॉन ट्रांसफरेबल पद है, वो आप ध्यान रखेंगे। ये धारा 9 में कहा गया है। 9 मीन्स नो ट्रांसफरेबल, ग्राम प्रधान का ट्रांसफ़र
ये हस्तांतरणीय पद ये नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद है धारा 10। धारा 10 में किसी ज़मीन का मूल रहती जोत समझा जाना। ये कैसे समझा जाएगा किसी ज़मीन का मूल रहती जोत? पहला है कि वो ज़मीन अभिलिखित रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई हो, उसे मूल रैयत के जोत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि ज़मीन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तो उसे मूल रैयत के जोत के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यदि बंजर भूमि जो मूल रैयत के द्वारा आबाद किया गया हो, आबाद कहने का मतलब खेती योग्य बनाया गया हो, रहने लायक बनाया गया हो, तो उसे रैयत जोत समझा जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और धारा 11 जो अध्याय 2 का अंतिम धारा है, अध्याय 11, इसमें पुरस्कार निधि के बारे में बात कहा गया है। ग्राम प्रधान की पुरस्कार निधि के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि मूल रैयत अथवा रैयत से वसूले गए सभी जो जुर्माने हैं, जो भी आर्थिक दंड है जो कि मूल रैयत और रैयत से वसूला जाता है, वो ग्राम प्रधान के पुरस्कार निधि में जमा होगा। कहाँ पर जमा होगा? तो ग्राम प्रधान के पुरस्कार निधि में जमा होगा। और ये जो निधि होगा उसका जो व्यय होगा, वो खर्च होगा, ये जो पैसे जमा होंगे वो सारा खर्च उपायुक्त के निर्देश के अनुसार ये खर्च किया जाएगा। जो भी पुरस्कार निधि में जमा राशि होगा उसका खर्च उपायुक्त के निर्देश के अनुसार किया जाएगा। तो इस तरह से अध्याय 2 के हम 5 से 11 तक के धाराओं को देखें। एक बार चलिए क्विक रिवीजन करते हैं। धारा 5 में क्या है? ग्राम प्रधान की नियुक्ति के बारे में कहा गया है, जिसमें 2 बात है, रैयत अथवा भूस्वामी इसके लिए उपायुक्त को आवेदन देगा और ग्राम के 2/3 रैयतों की सहमति इसके लिए आवश्यक है। धारा 6 में अगर ग्राम प्रधान की मृत्यु हो जाती है तो 3 माह के अंदर ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए उपायुक्त के समक्ष में आवेदन दिया जाएगा जमींदार के द्वारा। धारा 7 में कहता है कि ग्राम प्रधान का अधिकार है कबूलियत लिखने का, जमानत देने का। धारा 8 कहता है कि नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमींदार का एक कर्तव्य है कि जो नया ग्राम प्रधान नियुक्त होगा उसका सारा रिकॉर्ड, गांव का जितना भी खेवट खतियान है उसका कॉपी नए ग्राम प्रधान को जमींदार के द्वारा दिया जाएगा, वो भी 3 माह के अंदर। धारा 9 में कहता है कि जो ग्राम प्रधान का पद है वो एक अहस्तांतरणीय पद है, मतलब इसको हस्तांतरित नहीं किया जाता है, नॉन ट्रांसफरेबल है। 10 कहता है कि किसी ज़मीन का रैयती जोत कैसे समझा जाएगा, वो 10 में है। और 11 में पुरस्कार निधि के बारे में बात करता है कि अगर जो भी रैयत और मूल रैयत के द्वारा जो से वसूला गया जो जुर्माना है वो ग्राम प्रधान के पुरस्कार निधि में जमा होगा और ये पुरस्कार निधि में जो जमा राशि है वो उपायुक्त के निर्देश के अनुसार उसको व्यय किया जाएगा, उसको खर्च किया जाएगा। तो इस तरह से चैप्टर 2 हमने आज देखा। 5 से जो 11 धारा है एसपीटी का वो, और उससे जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैं आज के वीडियो में चर्चा किया। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे तो अध्याय 1 एसपीटी का एक एसपीटी का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आप गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में एसपीटी का प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले का वीडियो दे सकते हैं। और एग्ज़ाम से पहले 9 अध्याय जो एसपीटी के हैं वो सारे मैं करा दूंगा। सीएनटी का तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा चूँकि समय कम है। तो आज के लिए बस इतना ही। और पुराने वीडियो आप जाकर देखें, जेपीएससी से संबंधित काफ़ी सारे वहाँ पर वीडियो डाले गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। धन्यवाद।